अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है स्टूडेंट्स? ठीक ठाक खैरियत से। स्टूडेंट, जिस तरह हमने डाइजेस्टिव जूसेस पढ़े तो डाइजेस्टिव जूसेस के बाद जो कि है हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ मिनरल्स की तरफ आते हैं, जिसमें हम कुछ मिनरल्स की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फ्लोराइड, आयोडाइड, ठीक है ना। तो ये कुछ मिनरल्स की हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो मिनरल है वो है सोडियम, ठीक है। जो सोडियम के बारे में आज हम पढ़ेंगे, और चूँकि हमारा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, तो इसमें हम सोडियम का जो कि है सिर्फ बायोकेमिस्ट्री तक जो कि इस टॉपिक को महदूद रखेंगे, ठीक है। बाकी आप फिजियोलॉजी या अदर सब्जेक्ट्स में आप डिटेल से पढ़ेंगे। सो आज मेरा थोड़ा लैपटॉप में मसला था, इसलिए मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ अच्छा खासा लेक्चर ना हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह बेहतर तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँ, ठीक है। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा आपको, ठीक है। सो आज हमारा टॉपिक है बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ सोडियम, यानी सोडियम का बायोकेमिकल फंक्शन। कि बायोकेमिकल फंक्शन सोडियम का क्या है। जिस तरह हमारी सोडियम में हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स है, जिसमें एक सोडियम भी है। तो सोडियम का बायोकेमिकल फंक्शन आज हम पढ़ेंगे कि इसका बायोकेमिकल यानी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड इसका क्या फंक्शन हो सकता है। बायोकेमिकल फंक्शन का क्या मतलब है कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड सोडियम का क्या फंक्शन हो सकता है, ठीक है, हमारी बॉडी में। तो जिस तरह हम कहते हैं कि सोडियम हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है, इसके हमारे बॉडी में क्या फंक्शंस है, तो ये आज हम पढ़ेंगे। पहले नंबर स्लाइड की तरफ आते हैं, जिसमें हम इसमें भी मैं जो कि है आज सोडियम के जो लेक्चर है इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम इसके फंक्शन की तरफ आएंगे, फिर इससे रिलेटेड जो कि है हम दो डिसऑर्डर्स या दो कंडीशन हम पढ़ेंगे, जिसमें एक में सोडियम का लेवल बॉडी में इंक्रीज़ होता है और दूसरी कंडीशन में सोडियम का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये दोनों कंडीशन हम पढ़ेंगे सोडियम के हवाले से। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, और तीसरा जो कि इससे रिलेटेड दो कंडीशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये आज का लेक्चर हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया, ठीक है। पहले सोडियम के इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। सोडियम क्या है? सोडियम टोटल बॉडी सोडियम इज़ 4000 मिली इक्विवेलेंट, यानी इतना टोटल सोडियम है हमारे बॉडी में। और फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है किस तरह कि जितना टोटल बॉडी सोडियम है हमारे बॉडी में, तो इसमें 50% एम बोन्स यानी 50% बोन में है, ठीक है। 40% इन ECF। ECF का क्या मतलब है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो सेल से बाहर का फ्लूइड है इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक इंटर सेलुलर फ्लूइड है, जो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है इसको इंटर सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। और जो सेल से बाहर होता है तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सोडियम जो कि 50% बोन में होता है, 40% ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है, एंड 10% इन सॉफ्ट टिश्यूज़, और 10% जो कि ये सॉफ्ट टिश्यूज़ में होते हैं। हमारी बॉडी के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, 10% ये सॉफ्ट टिश्यूज़ में होता है। यानी टोटल जो बॉडी सोडियम है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। 50% ये बोन्स में है, यानी सबसे ज़्यादा ये बोन्स में पाया जाता है, ठीक है, सोडियम। फिर उस बोन्स के बाद ये दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है, यानी बोन में 50% है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 40% है, और 10% जो कि है ये सॉफ्ट टिश्यूज़ में पाया जाता है। एंड इट इज़ द मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर केटाइन। केटाइन किसे कहते हैं? केटाइन जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं इसको कहते हैं केटाइन। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड केटाइन। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेजर जो केटाइन है, ये बात याद रखिए, बायोकेमिस्ट्री में ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो सबसे मेजर केटाइन है वो क्या है? सोडियम। क्योंकि सोडियम पर भी पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसलिए सोडियम क्या है? केटाइन है। और ये हमारे बॉडी का, लेकिन याद रखिए कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर।
सो मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर जो केटाइन है, जो पॉजिटिव चार्ज आयन है, वो क्या है? सोडियम है, ठीक है। अगेन आई रिपीट दिस स्लाइड, फिर मैं रिपीट करता हूँ, ज़रा गौर से देखें। इस स्लाइड में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि सोडियम, जो टोटल बॉडी सोडियम कितना है? 4000 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है, ये यूनिट है। इस यूनिट में हम इसका जिक्र कर रहे हैं मिली इक्विवेलेंट। और फिर ये जो टोटल बॉडी सोडियम है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की हमने बात की तो 50% बोन में, 40% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और 10% सॉफ्ट टिश्यूज़ में। और इसके साथ हमने एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ऐड किया, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि सोडियम जो कि है ये मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर केटाइन है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं, फंक्शंस की तरफ आते हैं। वो पहले हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा कि बॉडी में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और इसका कहाँ कहाँ पर कितना सोडियम है, ठीक है। अब बायोकेमिकल फंक्शन की तरफ आते हैं। सो स्टूडेंट्स याद रखें कि इसमें बाज़ औक़ात ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ आते हैं, ठीक है ना। इस लेक्चर में कुछ इस तरह के टर्म्स आते हैं जिस पर आप लोग अभी जो कि है नहीं समझेंगे, ठीक है, और ना मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है ना। तो क्या है कि इस पर आगे टॉपिक्स आ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे एक्सप्लेन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप कोशिश करें कि बस सोडियम के फंक्शन जो कि आपको पता हो, ठीक है। बाद में ये मज़ीद एक्सप्लेन हो जाएगा किस तरह। फॉर एग्जांपल अब देखो पहले नंबर पर, सोडियम रेगुलेट्स ऑस्मोटिक प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस। सोडियम क्या करता है? ये दो काम करते हैं। एक ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि रेगुलेट रखता है, हमारे बॉडी में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, बॉडी ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि है, सो इसको रेगुलेट रखता है, इसको रेगुलेशन ज़रूरी है। और फ्लूइड बैलेंस यानी वाटर और आइंस की जो बैलेंस है वो रेगुलेट रखता है, मतलब ज़्यादा या कम होने से बचाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे बॉडी में आइंस की या फ्लूइड की एक नॉर्मल लेवल होती है, ठीक है। और इसकी नॉर्मल लेवल जो कि इसको रेगुलेट यानी इसको बरकरार रखना पड़ता है, ठीक है। सो इसकी जो नॉर्मल लेवल है तो इसकी रेगुलेशन में या इसको बरकरार रखने में सोडियम का बहुत बड़ा किरदार है, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर को भी रेगुलेट रखता है, ठीक है। अब ये किस तरह करता है तो ये इंशाल्लाह आपके आगे कोर्स सिलेबस में एक टॉपिक आ रहा है और वो है बॉडी बफर सिस्टम है, एसिड बेस रेगुलेशन है, ठीक है। इस तरह के कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं और वो जो कि है इंशाल्लाह हम इसमें फिर पढ़ेंगे, ठीक है। वो वहाँ पर आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। इस पर हम एक एक लेक्चर लेंगे, ठीक है। तो चूँकि आगे आ रहा है और वो डिटेल में आ रहा है तो इसलिए मैं यहाँ पर मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। सिर्फ इतना याद रखें कि हमारे बॉडी में हर आइंस जो कि है या फ्लूइड है तो इसकी एक नॉर्मल लेवल होती है और इससे ज़्यादा या कम होना हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए इस फ्लूइड को या आइंस को अपनी नॉर्मल लेवल में रखना और इसको रेगुलेट, इसको बरकरार रखना, ये कौन करता है? इसमें सोडियम जो कि बहुत बड़ा फंक्शन या रोल अदा करता है, ठीक है। सो और ऑस्मोटिक प्रेशर को भी सो यहाँ पर पहले फंक्शन में क्या जिक्र हुआ? सबसे पहले जो कि हमने सोडियम का कौन सा फंक्शन डिस्कस किया कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर और फ्लूइड बैलेंस में जो कि है इसको रेगुलेट रखता है। दूसरे नंबर की तरफ आते हैं। आप देख रहे हो कि दूसरे नंबर पर क्या है, यहाँ पर स्लाइड में हर एक को एक एक नाम दिया गया है, एक एक नंबर। तो ये दूसरा नंबर है, ठीक है। इसको मैं इंशाल्लाह टिक करूँगा, फिर आपके साथ जब नोट शेयर करूँगा तो इसमें ये फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हो गया इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ पर सबके साथ अगर आप देखें 1, 1, 1, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर 2 नंबर फंक्शन की तरफ आते हैं, ठीक है। अब इसमें भी एक टर्म का जिक्र हुआ है जिस पर आपका अलग टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। इस पर हम पूरा 1 घंटा लेक्चर हम लेंगे और वो क्या है? एसिड बेस बैलेंस। एक बार हम इसको थोड़ा पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। दूसरा नंबर जो फंक्शन है सोडियम का क्या है? रेगुलेट्स एसिड बेस बैलेंस इन एसोसिएशन विद क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। क्या करता है सोडियम? क्या हमारे बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस है या जो बफरिंग सिस्टम है, आप देख रहे हो कि हम कितने एसिडिक या बेसिक चीज़ें हम खाते हैं
या पीते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे बॉडी में अगर ब्लड है, अगर स्टमक है, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, अगर टिश्यूज़ का पीएच है, किसी का भी पीएच चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक बफरिंग सिस्टम है, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर क्या है? बफरिंग सिस्टम है। और ये बफरिंग सिस्टम का क्या काम है कि ये बॉडी या टिश्यूज़ या ब्लड वगैरह की जो पीएच है इसको चेंज नहीं होने देता है, ठीक है ना। यानी इसके पीएच को मेंटेन रखता है। तो इसको कहते हैं बफर सिस्टम। इसको क्या कहते हैं? बफर सिस्टम कहते हैं, या इसको एसिड बेस बैलेंस भी कहते हैं, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस भी इसको कहते हैं या बफर सिस्टम भी इसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो हम सोडियम की फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं कि इट रेगुलेट्स एसिड बेस बैलेंस, कि ये एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट रखता है, ठीक है। तो एसिड बेस बैलेंस किसे कहते हैं? कि हमारे बॉडी में अगर टिश्यूज़ की बात हो रही है, सेल की बात हो रही है, ब्लड की बात हो रही है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात हो रही है, तो हर एक का अपना अपना पीएच होता है, ठीक है। तो इस पीएच को मेंटेन रखना कि ये इसका पीएच चेंज ना हो जाए, क्योंकि पीएच चेंज होने से हमारे बॉडी में फिर डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशन का सामना हो सकता है, ठीक है। तो इसको बरकरार रखना, इस पीएच को मेंटेन रखना, इसको कहते हैं एसिड बेस बैलेंस, इसको कहते हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट डिफिनीशन मैंने आपको बताया। फिर इस पर हम आगे 1 घंटा लेक्चर आ रहा है, उसमें हम फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं एसिड बेस बैलेंस, या इसको बफर सिस्टम भी कहते हैं, बफरिंग सिस्टम ऑफ बॉडी भी इसको कहते हैं, ठीक है। सो सोडियम जो कि है ये क्लोराइड या बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर यानी सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, या सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम क्लोराइड के साथ मिल जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है, या बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, ठीक है। तो ये सोडियम क्लोराइड या सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि इसका एसिड बेस बैलेंस में, एसिड बेस बैलेंस की रेगुलेशन में बहुत बड़ा किरदार है। यानी ये बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस है या जो बफर सिस्टम है, इसका बहुत बड़ा रोल है, किसका? सोडियम का। लेकिन जब ये क्लोराइड या बाइकार्बोनेट के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहले जो फंक्शन हमने पढ़ा वो क्या था कि ऑस्मोटिक प्रेशर और फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमने क्या कहा कि सोडियम जो कि ये एसिड बेस बैलेंस जो कि है इसको रेगुलेट रखता है हमारी बॉडी में, लेकिन जब ये क्लोराइड और बाइकार्बोनेट के साथ मिल जाता है। थर्ड नंबर पॉइंट की तरफ आते हैं। थर्ड कौन सा फंक्शन है? इट इज़ इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड एमाइनो एसिड्स। जब भी हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है तो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो कि है इसकी डाइजेशन होती है, और जो पॉलीसेकेराइड्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं ओलिगो या मोनोसेकेराइड्स में। और फाइनली कौन से मोनोसेकेराइड्स हैं? जिस तरह ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, ठीक है, या प्रोटीन है, तो इसकी डाइजेशन होती है, जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है उसको डाइजेस्ट करते हैं, और फाइनली उससे कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं? एमाइनो एसिड। जाहिर बात है एमाइनो एसिड्स की जब प्रोटीन की जब डाइजेशन होती है तो इससे एमाइनो एसिड जो कि है हासिल होगा। तो अब ये एमाइनो एसिड्स या ग्लूकोज या गैलेक्टोज जो कि है ये इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से इसकी एब्जॉर्प्शन होगी और ये ब्लड में जाएंगे, फिर ब्लड से ये सेल्स, टिश्यूज़ वगैरह तक जाएंगे। सो ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज और एमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन में सोडियम का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और ये भी अगर आप अपना सिलेबस देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स की एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो कि ये एक टॉपिक है, ठीक है ना, ये भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ इस तरह के टर्म्स आ रहे हैं जिसको हम अभी इस लेक्चर में एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि इस पर एक घंटा लगता है, ठीक है। तो इस पर हम फिर अपना अलग लेक्चर लेंगे जब हम ग्लूकोज की या कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको फिर मैं क्लियर करूँगा कि ये जिस तरह हमने सोडियम लेक्चर में किया था कि सोडियम का ग्लूकोज, गैलेक्टोज और एमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन में किस तरह रोल है, तो ये वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तक इस टॉपिक तक आप सिर्फ इतना अपने आप को महदूद रखें कि आपको सिर्फ इतना पता हो कि सोडियम जो कि है ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज और एमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है।
यानी जब कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है और उससे मोनोसेकेराइड्स फाइनली बन जाते हैं, यानी ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ठीक है। और जिस तरह प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है और फाइनली उससे एमाइनो एसिड बनती है, तो ये एमाइनो एसिड्स ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, सो यहाँ पर सोडियम जो कि है इसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प देता है, ठीक है। तो आपके लिए इस टॉपिक में सिर्फ इतना आपके लिए काफ़ी है, ठीक है, कि आपको सिर्फ इतना पता हो कि सोडियम ग्लूकोज, गैलेक्टोज और एमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है। अब किस तरह इन्वॉल्व होता है, किस तरह मैकेनिज्म है, ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर आपका अलग टॉपिक है कोर्स सिलेबस में, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। तो वहाँ पर आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। लास्ट फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं, और वो क्या है सोडियम का, एट हेल्प्स एंड सेल परमेबिलिटी। ये सेल की परमेबिलिटी में हेल्प देता है। परमेबिलिटी किसे कहते हैं, बाज़ औक़ात सेल जो कि है परमिएबल बन जाता है। परमिएबल किसे कहते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल है, कुछ मॉलिक्यूल्स को पास होने देता है, कुछ मॉलिक्यूल्स को पास नहीं होने देता है, ठीक है। तो सेल परमिएबिलिटी का मतलब ये है कि मोर एंड मोर फ्लूइड्स and liquids, ions, etc., water, etc., will move inside the cell. यानी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स, आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, वाटर, एक्सेट्रा, ये सेल के अंदर जाएंगे। सेल की परमिबिलिटी का ये मतलब है, ये बाज़ औक़ात ज़रूरी होता है, ठीक है। इस तरह सेल परमिबिलिटी का ये भी मतलब है कि बाज़ औक़ात अगर सेल में कोई इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन अकर हो जाए, इन्फेक्शन, तो वाइट ब्लड सेल जो होते हैं, मैक्रोफेजेस है, न्यूट्रोफिल्स है, एक्सेट्रा, तो ये आकर सेल में एंटर हो जाते हैं और सेल में मौजूद जो इन्फेक्शन है उसके ख़िलाफ़ लड़ते हैं। तो यहाँ पर भी सेल परमेबिलिटी को इंक्रीज़ होना ज़रूरी होता है। तो बाज़ औक़ात सेल की परमेबिलिटी को इंक्रीज़ होना ज़रूरी होता है, इसलिए सोडियम सेल परमेबिलिटी में बहुत बड़ा रोल है इसका, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, 4 फंक्शंस हमने पढ़े, बायोकेमिकल फंक्शन हमने पढ़े सोडियम के, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। हो सकता है पेपर में इस पर एक शॉर्ट नोट आ जाए, ठीक है। सबसे पहले क्या था, देखो आप स्लाइड की तरफ देखें, तो सबसे पहले क्या था कि सोडियम ऑस्मोटिक प्रेशर और फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट रखता है, ठीक है। दूसरा क्या था, रेगुलेट्स एसिड बेस बैलेंस इन एसोसिएशन विद क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। सोडियम जो कि ये क्लोराइड और बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर एसिड बेस बैलेंस की रेगुलेशन में हेल्प देता है। थर्ड पॉइंट क्या था, इट इज़ इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड एमाइनो एसिड्स। सोडियम जो कि ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज और एमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प देता है। लास्ट फोर्थ नंबर फंक्शन क्या था, बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ सोडियम क्या था, इट हेल्प्स इन सेल परमेबिलिटी। ये सेल की परमेबिलिटी में हेल्प देता है, ठीक है, सेल को परमेबल बनाता है। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। डेली रिक्वायरमेंट्स एंड फूड सोर्सेज। सोडियम की डेली रिक्वायरमेंट क्या है हमारे बॉडी में, कितने मकदार में इसको लेना चाहिए, ठीक है, और इसके फूड सोर्सेज क्या है, यानी ऐसे कौन से फूड्स है जिसमें सोडियम जो कि है ये अकर होता है, ठीक है। सो ये फर्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। डेली रिक्वायरमेंट इज 5 to 10 ग्राम पर डे। एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन को जो कि हैं इसको 5 to 10 ग्राम सोडियम लेना चाहिए पर डे। पर डे हमें कितना सोडियम लेना चाहिए, 5 to 10 ग्राम, ग्राम यूनिट में, ठीक है। 5 to 10 ग्राम सोडियम हमें ज़रूरत है पर डे, ठीक है। एन हाइपरटेंसिव, लेकिन एक्सेप्ट एक कंडीशन, अगर कोई पेशेंट हो और वो हाइपरटेंसिव पेशेंट होगा। हाइपरटेंसिव आपको पता है ना, हाइपरटेंशन का क्या मतलब है, या हाइपरटेंसिव पेशेंट का क्या मतलब है, जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो उसको कहते हैं द कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड। एक ऐसा कंडीशन जिसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो इसको कहते हैं हाइपरटेंशन, इसको कहते हैं, ठीक है। इंक्रीज बॉडी ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं हाइपरटेंशन। और फिर उस बंदे को कहते हैं
डेट पेशेंट इज कॉल्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट इसको कहते हैं, या हाइपरटेंसिव पर्सन इसको कहते हैं। तो अभी जिस तरह हमने जिक्र किया कि हमें डेली जो कि है सोडियम कितना लेना चाहिए, 5 to 10 ग्राम, लेकिन एक्सेप्ट हाइपरटेंसिव पेशेंट, क्योंकि अगर आप हाइपरटेंसिव सोडियम से चूँकि हमारा बीपी इंक्रीज़ होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, तो अगर आपका बीपी पहले से ज़्यादा है, अगर आप ऑलरेडी हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, तो फिर आपको 5 to 10 ग्राम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपका ब्लड प्रेशर मज़ीद बढ़ेगा, इससे आपका ब्लड प्रेशर मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगा और आपको मज़ीद कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप हाइपरटेंसिव हो, अगर आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, अगर आपका अक्सर औकात में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है और इसके लिए आप हाई बीपी की जो टेबलेट्स है, गोलियां है, आप ले रहे हो, ठीक है ना, तो इस दौरान आपको 5 to 10 ग्राम सोडियम नहीं लेना चाहिए। हमने जो नॉर्मल इनटेक ऑफ सोडियम की बात की कि नॉर्मली एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट के लिए पर डे जो कि है 5 to 10 ग्राम सोडियम लेना चाहिए, लेकिन ये उस कंडीशन में है अगर आप हाइपरटेंसिव नहीं हो। इन केस इफ़ यू आर हाइपरटेंसिव, अगर आपका बीपी कभी कभार इंक्रीज़ होता है, तो फिर इसके लिए, इस किस्म के पेशेंट के लिए या पर्सनस के लिए या इंडिविजुअल्स के लिए कितना सोडियम लेना चाहिए? सो इन हाइपरटेंसिव 1 ग्राम पर डे इज़ रिकमेंडेड। फिर आपको 5 to 10 ग्राम नहीं, 1 ग्राम आपको लेना चाहिए। यानी ज़ाहिरी बात है, आप अक्सर नोट किया हो, आपने अक्सर नोट किया है कि अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट होता है या कार्डियक पेशेंट होता है, हार्ट पेशेंट होता है, उसको जो कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, फिजिशियन है, उसको अक्सर कहता है कि आप सोडियम कम ले लें। याद रखिए हमारे लिए सोडियम का सबसे बेहतरीन सोर्स क्या है? जो टेबल साल्ट है, हम इसको टेबल साल्ट कहते हैं। सोडियम क्लोराइड जो हम घरों में यूज़ करते हैं ना, इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसको टेबल साल्ट भी कहते हैं। हमारे लिए सोडियम का सबसे बड़ा ज़रिया और आसान ज़रिया ये है सोडियम क्लोराइड, या जिसको कहते हैं टेबल साल्ट, क्योंकि हमारे लिए बहुत सस्ता मिल जाता है मार्केट में और इजीली अवेलेबल है। और हम अक्सर जब साल्ट लेते हैं, सोडियम लेते हैं, तो हम टेबल साल्ट लेते हैं, इससे हमारी ज़रूरत पूरी होती है, ठीक है। सो जो सोडियम क्लोराइड है या साल्ट है, डॉक्टर अक्सर औकात इस किस्म के पेशेंट को कहते हैं कि आप रोटी या सालन में, यानी खुराक में आप अपने साल्ट के लेवल को कम करें, ठीक है ना। तो फिर वो पेशेंट क्या करता है? वो साल्ट कम लेता है। यानी आप यहाँ पर ख़ुद नोट करें कि एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट के लिए 5 to 8 ग्राम सोडियम पर डे लेना ज़रूरी होता है, लेकिन हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए 1 ग्राम पर डे 1 ग्राम लेना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी डेली रिक्वायरमेंट है। 5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन्स। अब अगर हम, चूँकि हमारे लिए सबसे आसान सोर्स क्या है साल्ट का, सोडियम का, सॉरी, इस तरह मैंने पहले बात की कि सोडियम क्लोराइड है, हम तो घरों में सोडियम क्लोराइड लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेते हो, तो इससे आपकी बॉडी को कितना ग्राम सोडियम मिलेगा? अगर आप रोज़ाना 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड ले रहे हो, तो इससे आपकी बॉडी को कितना सोडियम मिलेगा? तो यहाँ पर देखो, 5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन्स 2 ग्राम ऑफ सोडियम। अगर आप 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड ले रहे हो, तो इससे आपको 2 ग्राम सोडियम मिल जाएगा, इससे आपको 2 ग्राम सोडियम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फिर 4 ग्राम के लिए कितना सोडियम क्लोराइड आपको लेना चाहिए? 10 ग्राम लेना चाहिए। 6 ग्राम सोडियम के लिए आपको कितना ग्राम सोडियम क्लोराइड लेना चाहिए? 15 ग्राम आपको लेना चाहिए, ठीक है ना। सो 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड आपके बॉडी को कितना सोडियम प्रोवाइड करता है? 2 ग्राम सोडियम प्रोवाइड करता है। अंडरस्टैंड? ठीक है। सो थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। टेबल साल्ट, यानी ब्रैकेट में इसको लिखा गया है सोडियम क्लोराइड, इट इज़ द मेजर सोर्स। पहले मैंने बात की इस पर, ठीक है। अदर सोर्सेज आर, सोडियम क्लोराइड के अलावा कौन से सोर्सेज है, ठीक है ना, सोडियम के लिए? अदर सोर्सेज आर ब्रेड, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, नट्स, एग्स एंड मिल्क। ये सारे ऐसी चीज़ें
जो हमें इजीली अवेलेबल है घरों में, मार्केट में, दुकानों पर, ठीक है ना। आप इजीली इसको ले सकते हो, इसको खा सकते हो। सोडियम हासिल करने के लिए सबसे आसान ज़रिया तो सोडियम क्लोराइड है, लेकिन सोडियम क्लोराइड के अलावा सोडियम किन चीज़ों में पाया जाता है, ये इसकी सोर्सेज है, फूड सोर्सेज है, ठीक है ना। पहले हमने डेली रिकमेंडेड कि डेली रिक्वायरमेंट क्या है सोडियम का। अब इसमें फूड सोर्सेज हम पढ़ेंगे कि कौन से फूड है जिसमें सोडियम पाया जाता है। तो सबसे पहले है सोडियम क्लोराइड, ये तो मेजर सोर्स है। इसके अलावा अदर सोर्सेज आर ब्रेड रोटी, ब्रेड में ये पाया जाता है रोटी। होल ग्रेन्स, ये जो होल ग्रेन्स वर्ड है, ग्रेन्स अक्सर किसे कहते हैं, गंदम अनाज, इसको कहते हैं ग्रेन्स। होल ग्रेन्स का क्या मतलब है, इसमें राइस भी आ गया, ठीक है ना, राइस, पॉपकॉर्न भी आ गया, ऊट मील या गंदम अनाज हो गया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो कि हैं, राइस हो गया, पॉपकॉर्न हो गया, ये सारी चीज़ें जो कि हैं ग्रेन में आते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स आपको पता है, ताज़ा सब्जियाँ, ठीक है ना, तो सब्जियों में भी सोडियम पाया जाता है, ठीक है। अगर आप सोडियम क्लोराइड ना लें और अगर आप सब्जियाँ खा रहे हो बग़ैर सोडियम क्लोराइड के, यानी अगर आप नमक ना भी डालें, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये बिल्कुल ना सोचें कि मैंने अगर सब्ज़ी में नमक नहीं डाला तो मेरे बॉडी को सोडियम किस तरह मिलेगा, तो ये आपकी गलत फहमी है, ठीक है। क्योंकि ये वेजिटेबल्स के अंदर भी सोडियम पाया जाता है, वेजिटेबल्स के अंदर भी सोडियम मौजूद है, ठीक है ना, तो आपकी बॉडी को सोडियम मिलता है, ठीक है ना। नट्स किसे कहते हैं, नट्स आम तौर पर ये बादाम, अखरोट, पिस्ता वगैरह जो कि है, इसको नट्स कहते हैं। नट्स की आसान निशानदेही आप किस तरह करेंगे कि नट्स इस तरह के जो ड्राई फ्रूट्स है या जो फ्रूट्स है, इसको कहते हैं कि नट्स के ऊपर एक हार्ड शेल होता है, कवरिंग होता है हार्ड, जिस तरह अखरोट या बादाम दे के या पिस्ता दे के, ठीक है ना, तो वो इनएडिबल होता है, मतलब उसको आप नहीं खा सकते हो। लेकिन इसके अंदर सीड्स होता है और वो सीड जो कि है हम खुराक के तौर पर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस किस्म के ड्राई फ्रूट्स को कहते हैं नट्स, जिसका जो बाहर का जो हार्ड कोट होता है वो हम नहीं खा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो सीड्स होता है वो सीड हम खुराक के तौर पर लेते हैं या खाते हैं, तो इसको कहते हैं नट्स। अब नट्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आगे आप सोचें कि ऐसे कौन से ड्राई फ्रूट्स है जो नट्स में आते हैं, ठीक है ना। सो नट्स इसको कहते हैं। एग्स, जाहिर बात है आप जानते हो इसको, ठीक है ना, एग्स को। एंड मिल्क, और मिल्क जो कि है दूध, जो कि इसमें भी सोडियम मौजूद है। यानी इसका मतलब ये है कि सबसे मेजर सोर्स तो सोडियम क्लोराइड है, लेकिन अगर आप सोडियम क्लोराइड नहीं ले रहे हो और अगर आप दूध ले रहे हो, सब्जियां ले रहे हो, नट्स ले रहे हो, गंदम, अनाज, राइस, चावल ले रहे हो, आजकल तो आप लोग चावल ज़्यादा खाते हो, ठीक है ना, चावल तो आम खुराक है, तो इन चीज़ों के अंदर भी सोडियम पाया जाता है, तो हमारे बॉडी को सोडियम मिल रहा है, ठीक है ना, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो ये फूड सोर्सेज हो गए सोडियम के, ठीक है, फूड सोर्सेज के कौन से फूड्स है जिसके अंदर सोडियम पाया जाता है। और पहले जो हमने दो सेंटेंस में जिक्र किया तो वो डेली रिक्वायरमेंट थी सोडियम के। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है ना, अगेन देखो, स्टार्ट से देखो, डेली रिक्वायरमेंट एंड फूड सोर्सेज। सो डेली रिक्वायरमेंट इज 5 to 10 ग्राम पर डे। इन हाइपरटेंसिव 1 ग्राम पर डे इज रिकमेंडेड। 5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन्स 2 ग्राम ऑफ सोडियम। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसका क्या मतलब है। टेबल साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड इज द मेजर सोर्स। अदर सोर्सेज आर ब्रेड, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, नट्स, एग्स एंड मिल्क। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। अब हम सोडियम की एब्जॉर्प्शन की तरफ आएंगे, एक्सक्रीशन की तरफ आएंगे और प्लाज्मा सोडियम की तरफ आएंगे कि इसका एब्जॉर्प्शन किस तरह होता है, एक्सक्रीशन, बॉडी से सोडियम किस तरीके से एक्सक्रीट हो जाता है बाहर की तरफ,
और इस प्लाज्मा सोडियम का क्या मतलब है। पहले नंबर पर आप देखें, सोडियम इज रेडिली एब्जॉर्ब इन जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। नॉर्मल सीरम लेवल इज, सोडियम का नॉर्मल सीरम लेवल कितना है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी अगर हम सीरम लेवल देखें तो पर लीटर में कितना होता है। जो मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट है, एमएलटी स्टूडेंट्स हैं, वो इस पॉइंट को याद रखें, ठीक है ना, क्योंकि बाद में अगर आपको सोडियम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट आ जाए ना और इसमें सोडियम हो तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल सीरम लेवल सोडियम का कितना है हमारे बॉडी में। ये 135 से लेकर 145 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर होता है। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, सोडियम एज एक्स्ट्रासेल्युलर केटाइन। जिस तरह हमने पहले जिक्र किया था कि एक्स्ट्रासेल्युलर केटाइन में सोडियम मेजर केटाइन है, ठीक है ना। वेरी लेस अमाउंट इज प्रेजेंट इन आरबीसी, इसलिए ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर बहुत कम पाया जाता है। जाहिर बात है कि अगर ये एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड ज़्यादा है, मेजर केटाइन है, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड केटाइन है, तो आरबीसीज के अंदर कम पाया जाता है। और कितना, तकरीबन 35 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आरबीसी, यानी एक लीटर में जितने आरबीसी सेल्स आते हैं ना एक लीटर में, तो इसमें 35 मिली इक्विवेलेंट सोडियम आएगा, ठीक है ना। तो ये ब्लड में या आरबीसीज में हमने जिक्र किया, पहले हमने सीरम का जिक्र किया, ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट की तरफ आते हैं, मिनरल कार्टिकॉइड्स। मिनरल कार्टिकॉइड्स ये हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना, और ये कहाँ से सीक्रेट होते हैं। मिनरल कार्टिकॉइड्स सीक्रेटेड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स। आपने ग्लैंड में एक ग्लैंड पढ़ा होगा जिसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड, याद आ गया। आप लोगों ने एपीसी में पढ़ा होगा, मैट्रिक में पढ़ा होगा एड्रीनल ग्लैंड। तो ये एड्रीनल ग्लैंड जो कि है ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, दो किस्म के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। एक ग्लूकोकार्टिकाइड से, एक मिनरल कार्टिकाइड से, ठीक है ना, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, सीक्रेट होता है मिनरल कार्टिकाइड्स। सो अगेन आई रिपीट, मिनरल कार्टिकाइड्स सीक्रेटेड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स इन्फ्लुएंस सोडियम मेटाबॉलिज्म, यानी ये जो मिनरल कार्टिकाइड्स है ये सोडियम की मेटाबॉलिज्म जो कि है इसको इन्फ्लुएंस करता है। यानी सोडियम की अगर मेटाबॉलिज्म होती है तो ये कौन करता है, इसमें कौन इन्वॉल्व है, मिनरल कार्टिकाइड्स हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। अब मिनरल कार्टिकाइड कहाँ से रिलीज होता है या सीक्रेट होता है, तो ये एड्रीनल ग्लैंड से। और एड्रीनल ग्लैंड्स के चूंकि दो पोर्शंस होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एक एड्रीनल कॉर्टेक्स है, दूसरा एड्रीनल मेडुला है। तो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना होगा कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो मिनरल कार्टिकॉइड्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो ये हार्मोन्स जो के हैं ये सोडियम की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, किडनी एज द मेजर। अब ये इसका एब्जॉर्प्शन भी हो गया, मेटाबॉलिज्म भी हो गया, एक्सक्रीशन की तरफ आते हैं कि अगर हमारे बॉडी से सोडियम एक्सक्रीट होता है यानी सोडियम से बाहर निकल जाता है, तो इसके लिए कौन सा रूट है, किस तरह ये हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होगा। किडनी इज द मेजर सोर्स ऑफ एक्सक्रीशन, तो किडनी मेजर सोर्स है, ठीक है ना। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड में, स्वेट में भी एक्सक्रीट होता है, ठीक है ना, लेकिन मेन यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया है मेजर सोर्स। किडनी इज द मेजर सोर्स ऑफ एक्सक्रीशन, इसका जो मेजर सोर्स है तो वो है किडनी। किडनी के थ्रू ये रिलीज होता है, एक्सक्रीट होता है, सॉरी, किडनी के थ्रू ये एक्सक्रीट होता है। Around 800 gram per day is filtered by glomerulus and that 99% is reabsorbed by tubules। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, याद रखो स्टूडेंट्स, थोड़ा तवज्जो दे दो, इस पॉइंट को आप याद रखें कि हमारे बॉडी में जो किडनी है और किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलस है जो फिल्ट्रेशन करता है ब्लड की, सो ग्लोमेरुलस जो कि है ये पर डे, ग्लोमेरुलस पर डे कितना सोडियम जो कि इसको फिल्टर करता है, ठीक है ना, तो 800 ग्राम सोडियम को फिल्टर करता है ब्लड से। ब्लड से 800 ग्राम सोडियम को फिल्टर करता है पर डे, कौन, किडनी, किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलस है।
तो हमारा किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलस है ये 800 ग्राम ऑफ सोडियम को फिल्टर करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैंने ऐड किया है कि ये 800 ग्राम सोडियम को जो उसने फिल्टर किया किडनी ने या ग्लोमेरुलस ने, तो ये 800 ग्राम यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होता है, क्योंकि सोडियम हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। जिस तरह पहले मैंने इसके 4 फंक्शन पढ़े प्रीवियस स्लाइड में, ठीक है ना। तो सोडियम सिर्फ इसका जो एक्सेसिव लेवल है या एक्सेसिव अमाउंट है वो एक्सक्रीट होगा, जबकि बाकी यूरिन से वापस रीअब्जॉर्ब होंगे। यूरिनरी प्रोसेस में फिजियोलॉजी में आप पढ़ेंगे, इस सेमेस्टर में हो या नेक्स्ट सेमेस्टर में हो, तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, दूसरा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होता है और तीसरा ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन होता है। सो रीअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि ग्लोमेरुलस ने तो फिल्ट्रेशन किया, यानी 800 ग्राम सोडियम पर डे ये फिल्टर करता है, लेकिन ये 800 ग्राम पर डे जो कि है ये एक्सक्रीट नहीं होता है यूरिन में। इससे तकरीबन 99% सोडियम जो कि है ये वापस रीअब्जॉर्ब होता है, 99% सोडियम वापस रीअब्जॉर्ब होता है। सो अगेन आई रिपीट, around 800 gram per day is filtered by glomerulus and that 99% is reabsorbed by tubule। 99% जो कि ये ट्यूब्यूल में दोबारा रीअब्जॉर्ब होगा, यानी दोबारा यूरिन से ब्लड में आएगा। इसको कहते हैं ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, इसको कहते हैं, ठीक है। लास्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं, रीअब्जॉर्प्शन इज कंट्रोल्ड बाय एल्डोस्टेरोन। और इसको ये रीअब्जॉर्प्शन कौन करता है, मतलब किडनी को मैसेज मिल जाता है कि आपने 800 ग्राम पर डे जो कि सोडियम को आप फिल्टर करते हो, लेकिन ये बॉडी में इसकी ज़रूरत है, इसको दोबारा रीअब्जॉर्ब करो। तो जो किडनी या ट्यूब्यूल्स होते हैं उसको मैसेज मिल जाता है कि ग्लोमेरुलस ने फिल्ट्रेशन के दौरान 800 ग्राम सोडियम को फिल्टर किया है और वो आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन हमारे बॉडी में इसकी ज़रूरत है, तो इसलिए आप इसको वापस एब्जॉर्ब करो। तो ट्यूब्यूल्स में फिर वापस इसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, और रीअब्जॉर्प्शन जो कि है ये कौन सा हार्मोन काज करता है, यानी ट्यूब्यूल को ये मैसेज कौन देता है, तो हमारे बॉडी में हार्मोन है जो किडनी ट्यूब्यूल को ये मैसेज देता है कि सोडियम को वापस रीअब्जॉर्ब करो। और वो हार्मोन कौन सा है, तो वो है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो कि है ये ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन काज करता है सोडियम को। अब यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करता हूँ, इसको रीअब्जॉर्प्शन क्यों कहते हैं, सोडियम तो एब्जॉर्ब हो गया, इसको एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं कहते, इसलिए कि जब हम सोडियम ले रहे थे खुराक में, फूड में, तो एक बार ये जीआईटी से, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, स्मॉल इंटेस्टाइन से एक बार ये एब्जॉर्ब हुआ था, वहाँ पर इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। चूँकि यहाँ पर दोबारा एब्जॉर्ब होते हैं तो इसलिए यहाँ पर री-एब्जॉर्ब वर्ड हम यूज़ करते हैं। री का मतलब है दोबारा, अगेन। तो चूँकि ये दोबारा एब्जॉर्ब होते हैं तो इसलिए इसको हम रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है ना। सो इसको थोड़ा दोबारा रिपीट करते हैं। सोडियम इज readily absorbed in GIT. Normal serum level is 135 to 145 milli equivalent per liter. Sodium is extracellular cation, so very less amount is present in RBCs, about 35 milli equivalent per liter. Mineral corticoids secreted by adrenal cortex influence sodium metabolism. Kidney is the major source of excretion. Around 800 gram per day is filtered by glomerulus, and that 99% is reabsorbed by tubules. Reabsorption is controlled by aldosterone hormone. So next slide की तरफ जाते हैं। डिजीज स्टेट्स, अब सोडियम से किस तरह के डिजीज स्टेट पैदा होते हैं या इराइज होते हैं। सो सबसे पहले हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया किसे कहते हैं, इट मीन्स डिक्रीज सोडियम लेवल एंड इट्स काजेस आर। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब है कि सोडियम लेवल जब डिक्रीज हो जाता है तो इसको कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। हाइपो वर्ड जहाँ पर भी आता है ये डिक्रीज के लिए होता है। नेट्रीमिया, ये नेट्रीमिया जो कि है ये नेट्रीमिया जो कि ये सोडियम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। कैलीमिया पोटाशियम को रिप्रेजेंट करता है, नेट्रीमिया सोडियम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। क्योंकि इसको इसके लिए जो कि है
वहाँ पर भी जो कि है जो पीरियाडिक टेबल है केमिस्ट्री में, उसके लिए नेट्रियम वर्ड यूज़ किया है, सोडियम के लिए नेट्रियम। तो इसको कहते हैं नेट्रीमिया। जब ब्लड में सोडियम लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो इसको कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया, सॉरी डिक्रीज़ हो जाता है तो इसको कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। हाइपो का मतलब है डिक्रीज़ और नेट्रीमिया सोडियम को रिप्रेजेंट करता है ब्लड में। तो जब ब्लड में सोडियम डिक्रीज़ हो जाता है तो इसको कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। सो इसकी क्या काजेस है? डायरिया है, डायरिया में ऐसे सोडियम की लेवल डिक्रीज़ हो जाती है, वोमिटिंग है, या क्रोनिक रीनल फेलियर है, ठीक है ना। अगर रीनल फेलियर यानी किडनी फेलियर आकर हो जाए तो इसमें भी सोडियम लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। दूसरा जो कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें हाइपोनेट्रीमिया आकर होता है? एडिसन डिजीज़, एड्रीनोकार्टिकल इनसफिशिएंसी। माइल्ड एडिसन डिजीज़ में, ठीक है ना, क्योंकि एडिसन डिजीज़ में जो कि है हाइपोनेट्रीमिया आकर होता है। एडिसन डिजीज़ कौन सा डिजीज़ है? एडिसन डिजीज़ ये ऐसा डिजीज़ है जिसमें एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो कि है ACTH हार्मोन जो कि है ये ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये ACTH एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये जो हमारे स्किन में मेलानोसाइट सेल्स है जो मेलानिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, उस पर ये एक्ट करता है एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब मेलानिन क्या है? ये स्किन के अंदर पिगमेंट है, ठीक है, जो ब्लैक कलर देता है स्किन को। तो इसी वजह से एडिसन डिजीज़ में क्या होगा कि हाइपर पिगमेंटेशन होगा, यानी हमारे स्किन में पिगमेंटेशन होगा, ब्लैक कलर स्किन में आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी वजह क्या है? आई रिपीट कि एडिसन डिजीज में क्या होता है? ACTH जिसको कहते हैं एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये ज़्यादा हो जाएगा। अब ये आकर मेलानोसाइट सेल्स पर एक्ट करेगा और मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा। और मेलानिन क्या है? ये स्किन को ब्लैक कलर देता है, इसलिए स्किन जो कि है ये ब्लैक हो जाएगा। तो एडिसन डिजीज़ में हाइपर पिगमेंटेशन होती है स्किन की। और ये एडिसन डिजीज़ में दोनों ओरली भी इफेक्टिव हो जाते हैं और सिस्टेमिक भी, यानी ओरली जो कि आमतौर पर ये जो हमारे ओरल है या जो माउथ है इसके एक गिर जो कि हाइपर पिगमेंटेशन होगी, और सिस्टेमिक भी ये इफेक्ट काज करता है। सिस्टेमिकली एडिसन डिजीज़ में क्या होता है? सिस्टेमिकली माइल्ड हेडेक होता है, सर दर्द होता है, मॉडरेट एंड सीवियर जो कि हैं फेवर इसमें होता है, माइल्ड हेडेक और मॉडरेट एंड सीवियर लो ब्लड प्रेशर एंड कार्डियोप्लेयर, यानी ब्लड प्रेशर भी कम होता है। अब कितना कम होता है? तो मॉडरेट भी और ज़्यादा भी कम होता है, ये बहुत ज़्यादा भी कम होता है। लो ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक सर्कुलेटरी फेलियर और सर्कुलेटरी फेलियर भी आकर होता है एडिसन डिजीज़ में। ये सिस्टेमिक इफेक्ट हो गया। और ओरली जो कि है या जो कि है लोकली जो कि है ये हाइपर पिगमेंटेशन इसमें आकर होती है एडिसन डिजीज़ में। किस तरह होती है? तो वो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया। ओवर हाइड्रेशन की वजह से भी अगर हाइपोनेट्रीमिया आकर होता है, अगर हम ओवर हाइड्रेशन वाटर को ज़्यादा बॉडी में एंटर करते हैं और साल्ट्स को या सोडियम या मिनरल्स को अवॉइड करते हैं और सिर्फ वाटर ज़्यादा ले रहे हैं, ओवर हाइड्रेशन इसको कहते हैं, तो इसमें भी सोडियम का लेवल कम हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साल्ट फ्री फ्लूइड्स टू पेशेंट्स, इसको कहते हैं ओवर हाइड्रेशन। क्या अगर हम किसी पेशेंट को साल्ट फ्री फ्लूइड्स एडमिनिस्टर करें तो इसकी वजह से भी हाइपोनेट्रीमिया आकर होता है। लास्ट स्लाइड है हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया किसे कहते हैं? इट मीन्स हाइपर जहाँ पर भी वर्ड आता है इसका मतलब है इंक्रीज, और नेट्री जो कि नेट्रियम से निकला है, नेट्रियम सोडियम के लिए यूज़ होता है। और आखिर में जो MIA जिसके साथ भी आता है इसका मतलब है ब्लड में, तो ब्लड में अगर सोडियम लेवल जो कि इंक्रीज होता है तो इसको कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। इट मीन्स इंक्रीज सोडियम लेवल एंड इट्स मेन काजेस आर कोशिंग सिंड्रोम है। इसके कौन कौन से काजेस है? कोशिंग सिंड्रोम। कोशिंग सिंड्रोम किसे कहते हैं? कोशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि जो कार्टिसोल हार्मोन है, कार्टिसोल, इसकी लेवल ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। इसको कहते हैं और बाज़ औक़ात इसको हाइपर कार्टिसोलिज्म भी इसको कहते हैं, यानी कार्टिसोल हार्मोन इंक्रीज हो जाता है कोशिंग सिंड्रोम में। कोशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि जो कार्टिसोल हार्मोन है हमारे बॉडी में ये इंक्रीज़ हो जाता है, हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल, इसको हाइपर
कार्टिसोलिज्म भी इसको कहते हैं, ठीक है ना, कुशिंग सिंड्रोम में। सो कार्टिसोल हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। सो कुशिंग सिंड्रोम इसका एक वजह हो सकता है। दूसरा, प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स, और ये कार्टिसोल हार्मोन भी स्टीरॉयड हार्मोन्स है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बॉडी को स्टीरॉयड हार्मोन ज़्यादा एडमिनिस्टर करें ज़्यादा टाइम के लिए, यानी कार्टिसोन हो गया, इंजेक्शन आते हैं इस तरह मार्केट्स में अवेलेबल है, ACTH हार्मोन हो गया, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये भी स्टीरॉयड हार्मोन्स है, सेक्स हार्मोन्स हो गए। अगर ये हार्मोन्स हम बॉडी में ज़्यादा टाइम के लिए एडमिनिस्टर करें तो इसकी वजह से भी सोडियम लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है ना, हाइपरनेट्रीमिया अकर होता है। तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए कि फिर इसको जो कि है चेकअप, जो कि इस पर चेक एंड बैलेंस रखना ज़रूरी होता है। इस किस्म के पेशेंट को जिसको आप स्टीरॉयड हार्मोन्स दे रहे हो, जाहिर बात है एक ऐसा कंडीशन आता है जिसमें आपको पेशेंट को देना पड़ेगा स्टीरॉयड हार्मोन्स को, ठीक है ना। तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि उसका सोडियम लेवल जो कि वो रेगुलरली इसको टेस्ट करना चाहिए। तो अगर सोडियम ज़्यादा आ रहा हो तो फिर आपको जो प्रिकॉशन मेजर्स है वो फिर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो क्योंकि इस तरह के हार्मोन्स की एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हाइपरनेट्रीमिया आकर होता है। सीवियर डिहाइड्रेशन ओनली वाटर एज इन केस ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडिस, अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाए यानी वाटर लॉस हो जाए हमारे बॉडी से, जिस तरह डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है कि उसको यूरिनेशन बार बार यूरिनेशन आती है, ठीक है ना, वो बार बार यूरिन के लिए जाता है और यूरिन की जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है डायबिटिक पेशेंट में। तो इस किस्म की कंडीशन को कहते हैं डायबिटिक इंसिपिडिस, इसको कहते हैं द इंक्रीज इन यूरिन फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना, इसको कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडिस। तो क्या होता है, जितना यूरिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाता है तो इतना यूरिन में वाटर लॉस ज़्यादा हो जाता है। तो जितना वाटर लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए सोडियम इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है ना, हमारे बॉडी में। तो वाटर लॉस होने से भी, जिस तरह डायबिटिक इंसिपिडिस, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है कि इस तरह के केस में वाटर हमारे बॉडी से ज़्यादा लॉस हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट सोडियम जो कि ये ज़्यादा हो जाए, क्योंकि सोडियम तो सॉल्यूट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। अगर सॉल्वेंट बॉडी से ज़्यादा रिलीज़ हो गया तो सोडियम ज़्यादा रह जाएगा अंदर। जितना वाटर ज़्यादा आप लेंगे सोडियम उतना कम होगा। ये तो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है ना, या सॉल्यूट्स है। अच्छा, लास्ट, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम या हाइपरटेंशन, जितना ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है या हाइपरटेंशन में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने से, चूँकि हाइपरटेंशन अगर होता है तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने से या हाइपरटेंशन होने से जो कि है इसमें भी सोडियम लेवल जो कि ये इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इस तरह के हालात में फिर क्या करते हैं हम, हाइपरटेंशन या अगर सोडियम लेवल इंक्रीज हो जाता है, हम मोस्टली इस तरह के डायूरेटिक्स इंजेक्शंस या टेबलेट्स मेडिसिन हम देते हैं जिसमें यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है और सोडियम जो कि ये किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है ना। जिस तरह लाइजेक्स इंजेक्शन है मार्केट में, फ्यूरोसिमाइड इसका जेनरिक नेम है, फ्यूरोसिमाइड वगैरह, इसको डायूरेटिक्स कहते हैं। ये हमारे किडनी पर एक्ट करते हैं और किडनी के थ्रू सोडियम को एक्सक्रीट करते हैं, तो सोडियम का लेवल वापस नॉर्मल की तरफ आ जाता है। ये हाइपरटेंशन या अक्सर जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो इस तरह के हालात में हम देते हैं। सो ये हाइपरनेट्रीमिया था। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सोडियम, आज का टॉपिक सोडियम, ठीक है ना, इसका बायोकेमिकल फंक्शन, इसका बॉडी रिक्वायरमेंट, फूड सोर्सेज हो गया और डेली रिकमेंडेड या डेली रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। इससे रिलेटेड हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरनेट्रीमिया पर भी हमने बात की। Thank you students, thank you so much.